नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया हो ना? बढ़िया रहना भाई। सुना है आरपीएससी ने थोड़ा बहुत चेंज किया है, थोड़ी करवट ली है और उस करवट से हमारे युवाओं में एक परेशानी का सबब बन गया है कि पता नहीं यार क्या हो गया है, चेंज हो गया है। परिवर्तन पागलपन है। परिवर्तन जब भी होता है तो वो एक तरीके से मैं कहूँगा एक मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, उनका मानना था कि परिवर्तन पागलपन है, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा कुछ चल रहा है वैसा का वैसा ही होना चाहिए। ये उसका स्टेटमेंट है, परिवर्तन पागलपन है। जबकि महात्मा बुद्ध कहते थे, जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ सत्ता नहीं। जो अ, अर्थ क्रियाकारित्वेति सत लक्षणम अर्थात निरंतर उत्पादन या परिवर्तन होने वाली चीजें ही संसार में एग्जिस्टेबल हैं। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। हमारी आयु में परिवर्तन हो रहा है, हमारे विचारों में परिवर्तन हो रहा है, हमारी सेल्स में डिवीजन हो रहा है, हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, सब जगह सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि बहुत ट्रेडिशन से जो भी चीजें चली आ रही हैं वहां पे उसको चलाया जाए। ठीक है, तो आज हम इसी परिवर्तन के मद्देनजर आरपीएससी ने क्या कुछ किया है उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रेटजिक सेशन जिसको हम बोलेंगे और वो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। मोस्टली सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल बच्चों के पास में सारे टूल्स होते हैं, वो इतना ज़्यादा कोई अधीर नहीं होते हैं कि उनके पास में इंफॉर्मेशन का जो है अभाव है। सारी सूचनाएं आपके पास आ चुकी हैं। जो सूचनाएं आपके पास में 99.99% अपडेटेड हैं, उन्हीं सूचनाओं की प्रतिपुष्टि के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं समझता हूँ कि दिस इज माय moral responsibility to provide you actual position of syllabus change, है ना? So that's why I'm here. Anyways, तो आज हम बात करेंगे आपका जो है स्कूल लेक्चरर जो एग्जाम है ग्रेड फर्स्ट, स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है उसका जो पेपर फर्स्ट जीके एंड जीएस वाला है, राइट? ठीक है, सबसे पहले एक मैसिव रोल जो है, जो इतिहास का इसमें है, 15 क्वेश्चन जो है राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री दोनों के आते हैं। इस बार यहाँ पे कुछ चेंज आपको मिला है, मैं थोड़ा थोड़ा ये भी बताऊंगा कि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे हो सकता है आपको विजिबिलिटी इतनी क्लैरिटी में ना हो, आई डिड वेल, बट फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आप अपना सिलेबस जो है उसको सामने रख सकते हैं प्रिंट लेके, या फिर पीडीएफ फॉर्म में आपके पास में होगा। और अगर नहीं है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है डॉक्टर रवि फगड़िया के नाम से, उसके अंदर शेयर कर दूंगा। शायद मैंने नहीं किया इसको। तो पहली चीज जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या चेंज हुआ है। इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने है बिल्कुल, और सबसे बड़ा मैसिव रोल जो है वो इंडियन हिस्ट्री प्ले करती है। तो मैं समझता हूं कि वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा पिंक कलर ही ले लेते हैं। तो देखें यहाँ पे जो कौन कौन से टॉपिक निकल गए हैं इसमें से। तो एक तो आपका जो गुप्तकाल का जो टॉपिक था वो यहाँ से चला गया। पुराने सिलेबस में जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज मिलेगी कि जो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड, ये जो टॉपिक है वो आपका निकल चुका है। तो यानी आपका जो पुराने समय में आप जो गुप्ता पीरियड का पढ़ते थे, गुप्त काल का पढ़ते थे, वो आपका निकल चुका है। अब गुप्ता पीरियड प्लस आपका मुगला, तो ये दोनों ही टॉपिक है। मुगल और गुप्त काल की कला साहित्य का जो पोर्शन था वो अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, अब आपके क्या यहाँ पे ऐड हुआ है। तो देखो, मैं तो जब भी इसकी टीचिंग कराता हूं तो कंप्लीट सिनेरियो में कराता हूं, और जहां मैंने पढ़ाया जिन बच्चों को, उन्हें पता है कि कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, नथिंग इज न्यू। पहला है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, तो ये ऑलरेडी आपके था, तो एज इट इज है ये। अब नया इसमें क्या है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म
यानी राष्ट्रवाद का विकास। तो राष्ट्रवाद का विकास जब हम शुरुआत में जब 1857 की क्रांति के जस्ट बाद में हम पढ़ते हैं, यानी वो सारे कारण जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए लायबल हैं कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों के अधीन एकता हासिल की हमने, प्रशासकीय, न्यायिक और सैन्य या बाकी जो भी पॉलिसीज थी उनके द्वारा अधीनता की एकता, फिर अंग्रेजों की भाषा, उनका लिटरेचर, है ना, और इसके अलावा हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर जो थे, जो विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय, डेरोजियो, एनी बेसेंट, उनके रोल्स क्या थे वो हमने इसके कारण के रूप में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी उनकी वजह से भारत का आर्थिक शोषण हुआ, ये सारा है। इसके अलावा रीजनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि बंगाल के संस्थान, लैंड होल्डर सोसाइटी से लेके और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, वो सारा, और बम्बई एसोसिएशन जैसे संस्थान, मद्रास महाजन सभा जैसे संस्थान अलग अलग क्षेत्र में थे। पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस जो थी वो पहला राष्ट्रीय संस्थान था जिसने भारत को राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति प्रदान की थी। तो वो सारा, इसके अलावा लिटन की पॉलिसीज हैं, रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लिटन है, और इसके अलावा लिटन की जो भी दिल्ली का दरबार है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, लाइसेंसिंग एक्ट है, सिविल सर्विसेज की आयु कम करना है, उत्पादन शुल्क जो है उसको रिड्यूस करना है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं और यही चीजें नेशनलिज्म जो है उसके अंदर डेवलपमेंट में है। और तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखने हैं और जो काफी एलेबरेटेड फॉर्म में है, ठीक है। और उसके बाद एमरजेंस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इसके अंदर जो है स्थापना, और स्थापना के मत जो है वो क्या है, जैसे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, तड़ी चालक सिद्धांत है, प्लस आपके सेफ्टी वाल्व थ्योरी है, अभेद कपाट या सुरक्षा कपाट का जो सिद्धांत है लाला लाजपत राय का, वो देखना है। उसके बाद में मॉडरेट्स या उदारवादियों का चरण है जो 1885 से लेके 1905 तक का है, वो आपको इसमें पूरा डिस्कस करना है, ठीक है ना। और इसके अंदर उनके जो वर्किंग स्टाइल क्या था, कार्य पद्धति, उनके गोल्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे, प्लस कौन कौन से प्रोमिनेंट नेशनल लीडर हैं वो आपको इसमें डिस्कस करने हैं। मोटे मोटे तौर पे हमें एक आइडियोलॉजी जो है इसमें क्लैरिटी में रहनी चाहिए। तो इन्होंने जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में फर्स्ट 2 फेज दिए हैं, और 2 फेज में पहला आपका इसमें उदारवादी चरण है और नेक्स्ट जो आपका है इसमें वो एक्सट्रीमिस्ट है, उग्रवादी चरण है। तो इसमें देखो कुछ चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे, थोड़ा सा उदारवादियों को पर्टिकुलरली एम्फसाइज करना पड़ेगा, जैसे लाल बाल पाल आप पढ़ ही रहे थे पहले से, तो उग्रवादी चरण के अंदर ये डेवलपमेंट है। साथ में यहाँ पे अब आपको 1905 से लेके और 19 तक की जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हैं वो देखनी है आपको, जैसे कि 1905 का कांग्रेस सेशन है, उसमें क्या हुआ, फिर 6 में क्या हुआ। कांग्रेस सेशन तो वैसे भी आपको देखने हैं क्योंकि लास्ट तक आपका पूरा नेशनल मूवमेंट है, तो उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट लगभग 20-25 सेशन है उनके अंदर अध्यक्ष कौन था, कब आयोजित हुआ, उसकी क्या स्पेसिफिक बात थी, वो सारा इसमें देखना है। और ये बहुत अवधारणात्मक और सूचनात्मक ज्ञान का बेहतर समन्वय जो है वो लोक सेवा आयोग अपेक्षित करता है। तो उम्मीद है कि आप इसके साथ में बेहतरी के साथ अपना कदम से कदम मिला के अपनी बेहतरी को और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। उग्रवादी चरण के अंदर फिर जो आपको सारा देखना है, इसके अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल देखना है, स्वदेशी मूवमेंट देखना है, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद आपके जो शिमला शिष्टमंडल है, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन है, मार्ले मिंटो अधिनियम है या मार्ले मिंटो सुधार है, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो हार्डिंग बम कांड है, राजधानी परिवर्तन है, कामागाटा मारू प्रकरण है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। फिर लखनऊ सेशन जो है कांग्रेस का, लखनऊ पैक्ट है, उसके बाद में होम रूल आंदोलन है। तो ये वैसे भी आप जनरली देख ही रहे थे कहीं ना कहीं, बट अब यहाँ पे आपको एक साथ देखना है तो कुछ छोड़ने की जरूरत है नहीं। तो उसके अंदर तिलक साहब भी कवर हो जाएंगे, लाला लाजपत राय भी हो जाएंगे, एनी बेसेंट भी कवर हो जाएंगे, और जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो आपका कवर हो ही जाएगा। कामागाटा मारू 1914 है ना। और उसके बाद में चूंकि रिवोल्यूशनरी आपके अलग से हैं तो वो आपको अलग से देखने हैं, जिसको अपन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी बोलते हैं। 2 फेज है, उसका डिस्कस भी हम करेंगे। और उसके बाद आपके लखनऊ, उसके बाद फिर आपके होम रूल दोनों की जो एनी बेसेंट और तिलक साहब की वो भी देखनी है, फिर मांटफोर्ड सुधार देखने हैं, फिर मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 देखनी है, और उसके बाद में आपको इसमें
रोलेट एक्ट एंड रोलेट सत्याग्रह, ये सारा सब कुछ देखना है। गांधी जी का तो खैर मास जो मूवमेंट है उसके अंदर सारा देखना ही है। चंपारण है, खेड़ा है, ये अहमदाबाद मिल वाला है, वो सब गांधी जी में ऑटोमेटिक आपके ऐड हो जाएंगे। पर क्रॉनिक ऑर्डर में देखें तो ये सब साथ लेके चलना है। और फिर जो है होम रूल आंदोलन की समाप्ति के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है उनका आगमन है, और फिर किस तरीके से जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो स्थापित हुई पार्शियली लेवल पे, प्रांतीय स्वायत्ता, वो भी थोड़ा देखना है। रोलेट सत्याग्रह, और उसके बाद जलियांवाला मैस्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, एंड देन फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट, इन कांग्रेस की रिपोर्ट, ये सब, एंड फाइनली गांधी फिर खिलाफत जो है आंदोलन, खलीफा की सत्ता की स्थापना के लिए और तुर्की के विभाजन को रद्द करने के लिए चलाया गया 1919 में, इसको स्टार्ट करके, और किस तरीके से कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट किया गया, और गांधी ने फिर इसको कोलैबोरेट करते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में स्टार्ट किया और 22 तक इसको जारी रखा। ठीक है, तो 19 तक मेरा मानना है कि आप मोटे मोटे तौर पे ये सारी चीजें समझ गए हैं कि यहाँ पे मॉडरेट्स जो उदारवादी हैं उनके जो क्या रोल्स रहे, फिर उग्रवादियों की क्या रोल रहे, और लाल बाल पाल और उनकी क्या अचीवमेंट्स रहे, वो सारा आपको इसमें देखना है। तो कहने को थोड़ा अलग ढंग से लिख दिया है तो आप इसको अलग मानते हैं तो मान लेते हैं एक बार, चलो ठीक है, 2 हो गए आपके। फिर है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का मतलब है क्रांतिकारी गतिविधियां। जैसे ही 1905 के अंदर नेशनल मूवमेंट डिसअपॉइंटेड हो जाता है, उदारवादी चरण के जो नेता हैं उनके द्वारा जो अनुनय विनय और भिक्षावृत्ति की जो ट्रेडिशन रखी गई उससे कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता है, तो देश में एक नेशनल अप्रोच अलग ढंग से एमर्ज होती है। उसमें 2 विचारधाराएं एक साथ आती हैं। एक क्रांतिकारी विचारधारा है जो लाल बाल पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में है, और दूसरी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव है, जो बॉम्ब पिस्टल और वायलेंस के द्वारा करते हैं, तो वो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। यानी यहाँ से आप जैसे मित्र मेला से स्टार्ट कर सकते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के से कर सकते हैं, और फिर मित्र मेला ये फाउंडेशनल स्टोन है एक तरीके से रिवोल्यूशनरी के, और उस 1900 फिर आपके जो अभिनव भारत की स्थापना है वहां से आप स्टार्ट करके और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अनुशीलन समिति बंगाल की है, और इधर ये है ना, और फिर इसी समय श्याम जी कृष्ण वर्मा की स्कॉलरशिप लेके, और इंडिया हाउस वाले वहां पे जाने वाले हमारे वीडी सावरकर साहब हैं, उनका भी इसके अंदर पूरा जो है वो रहेगा। और अदर देन इंडिया, अब्रोड इंडिया, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में क्या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रही, अमेरिका में क्या रही, फ्रांस में क्या रही, जर्मनी में क्या रही, इनसे संबंधित जो कुछ भी आपके अफेयर्स हैं, इसके लिए मैं अलग से एक सेशन और बना दूंगा आपको। फिलहाल हम यहाँ पे चेंजिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बट मेरे से रुका नहीं गया कि आपके साथ में इस तरीके से कुछ थोड़ा डिस्कस किया जाए तो आपको एक अच्छा माइंडफुलनेस मिलेगी। ओके, तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेकंड स्टेज जो है वो आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में जैसे ही आपके असहयोग आंदोलन है उसको समाप्त किया जाता है, तो फिर युवाओं में एक बार पुनः असंतोष भड़क जाता है। जो पहले गांधी की समझाइश पर एक बार वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था उसके अंदर अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन अनुत्तरदायी शासन की स्थापना एक तरीके से रही, कोई उत्तरदायी शासन नहीं मिला, और गांधी सहयोगी से असहयोगी बन गए। फिर उन्हीं के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला, लेकिन असहयोग आंदोलन को अचानक से जब कॉल बैक कर लिया गया, तो ठीक उसी के साथ युवाओं में एक बार फिर से असंतोष हो गया, और देश सांप्रदायिक दंगों की आड़ में भी जो है झुलस गया। तो वहां पे एक बार दोबारा से 1924 में कुछ यूथ जो थे उनके अंदर डिसकंटेंटमेंट या असंतोष की उत्पत्ति होती है, एंड फाइनली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेकंड फेज जो है वो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स, विमेन्स, इनके द्वारा चलाया जाता है, जो बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे ज्यादा थे फर्स्ट फेज के कंपैरिजन में, और यहाँ पे फिर आपके एचआरए की स्थापना होना है, फिर काकोरी षड्यंत्र जो है वो है, फिर नौजवान सभा की स्थापना है, उसके बाद आपके जो है सैंडर्स की हत्या है, फिर सेंट्रल असेंबली के अंदर भगत सिंह और ये जो बटुकेश्वर दत्त वगैरह जो है उनके द्वारा बॉम्बार्डमेंट की इवेंट है, ये सारा है। ठीक है, और उसके बाद में फिर जैसे जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ में जो कुछ इश्यूज हैं, जतिन दास का किस तरीके से जो है भूख हड़ताल करके प्राण त्यागना है ना, फिर स्टीवेंसन की हत्या, और
जो प्रीतिलता वाडेकर वगैरह जो है, कल्पना दत्तर, जो महिलाओं का इसके अंदर योगदान रहा, बीना दास वगैरह, वो सारा इसके अंदर देखना है। चटगांव शस्त्रागार वाला आ रही है ना। तो 1933 तक ये फेज आपको देखना है। अब रोड इंडिया देखना है। फर्स्ट फेज आपको 1899 से स्टार्ट करके और 1915 तक देखना है, और सेकंड फेज जो है वो आपको 1924 से 1933-34 तक देखना है। और इसके अलावा अफगानिस्तान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जहाँ जो कुछ भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई वो सारी देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इस बार भी इसके अच्छे प्रश्न आए और हर एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है। फिर है टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, नेक्स्ट टॉपिक जो है, यानी स्वतंत्रता की ओर। और दूसरा, अच्छा इसके बीच में एक और रह गया, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म 1919 से 42, यानी यहाँ पे गांधी युग है। अगर मैं कहूं कि ये युगों का ऐसे बांट बांट के लिखा गया है, पहले में उदारवादी उग्रवादी चरण है और दूसरे में गांधी युग है। ये ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म 1919 से 42। मास नेशनलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से, मास का मतलब जन, राष्ट्रीय जन आंदोलन, इसका हिंदी रहेगा राष्ट्रीय जन आंदोलन। यानी इसमें कॉमन मैन शामिल हुआ था। गांधी के आंदोलन की जो सबसे खूबसूरत बात थी वो यही थी कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को उच्च और मध्यम वर्ग से निकालकर और जन आंदोलन बना दिया था। मजदूर किसानों को कांग्रेस की आवाज बना दिया था, और इस तरीके से गांधी का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का था, उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, एंड देन भारत छोड़ो आंदोलन है। तो यहीं तक जो 3 बड़े आंदोलन है वो आपको इसमें देखने हैं। प्लस इसके बीच में आप जैसे जो फिलर्स हैं, जैसे 1935 का एक्ट है, तो वो आपके उधर जोड़ ही दिया है, तो वो भी आप देख लेंगे, पॉलिटिकल साइंस में आ गया है वो। और उसके बाद 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शन है, प्रांतीय स्वायत्ता के बाद में वो, एंड फिर डेवलपमेंट ऑफ आवर, ये बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोचेज, या जिसको संवैधानिक विकास की बात भी हम बोल सकते हैं, तो वो किस तरीके से विकसित होता है वो भी यहाँ पे है आपके। और इसमें आगे इन्होंने दे रखा है, देखो, टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, है ना। तो इसके अंदर फिर जैसे कि अगस्त प्रस्ताव है, वहां से आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर क्रिप्स मिशन आ गया, एंड देन आपका फिर आपके 1944 के अंदर ये आ गया, सीआर फार्मूला आ गया। 1945 में वेवल प्लान आ गया, शिमला शिष्टमंडल वेवल प्लान, ये आ जाएगा, ठीक है। शिमला सम्मेलन एंड नॉट शिष्टमंडल, एंड फिर आपका वेवल प्लान आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपके कैबिनेट मिशन आ जाएगा 1946 में, एंड देन आपके फिर माउंटबेटन प्लान, डिकी बर्ड प्लान, ये सब, एंड स्वतंत्रता अधिनियम, एंड देन कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो 1900, मतलब अब यहाँ पे जब एक ये टॉपिक है पार्टीशन है, तो पार्टीशन के बीज फिर आपको वहां जाके देखने पड़ेंगे। वापिस से सैयद अहमद खान ने किस तरीके से हिंदू मुसलमानों को 2 राष्ट्र माना मेरठ सेशन में, और फिर मार्ले मिंटो की प्रोग्रेस, उससे पहले शिमला शिष्टमंडल, फिर मुस्लिम लीग, उसके डिमांड्स, एंड देन आपके जो है मार्ले मिंटो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है ना ये। फिर लखनऊ सेशन में अपीजमेंट पॉलिसी जो थी वो कांग्रेस की, वो भी यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है, तो वो भी इसी का पार्ट रहेगा। देन 1930 में इकबाल साहब के द्वारा जो है एक इंटेलेक्चुअल थॉट दिया गया था कि मुझे उत्तर पश्चिम के मुसलमानों की अंतिम इच्छा एक पृथक मुस्लिम राज्य जान प्रतीत होती है। एंड देन 1933 में फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहमत अली चौधरी के द्वारा पाकिस्तान फॉर्मेशन का नाम, एंड देन फिर आपके पीरपुर कमेटी की रिपोर्ट प्रांतीय चुनावों के बाद में कैसे रही, वो बिहार शरीफ रिपोर्ट, और ये सब इसका पार्ट रहेगा, ठीक है। और फिर किस तरीके से उन्होंने डेलिब्रेशन डे मनाया, मुक्ति दिवस मनाया, है ना। एंड देन फिर लाहौर सेशन लीग का, और वहाँ पे किस तरीके से द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना ने दिया। एंड देन फिर हर जो सेशन था उसके अंदर उन्हें मुस्लिम लीग ने किस तरीके से जो अड़ंगे लगाए, दैट वुड बी आल्सो पार्ट ऑफ दिस, ओके ना। तो वो भी इसका हिस्सा रहेगा।
एंड देन डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया, है ना। फिर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पूरा कैसे उन्होंने वेवल प्लान है उसको डिस्ट्रॉय किया, और किस तरीके से फिर कैबिनेट मिशन ने इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर लीग को शामिल करने की कोशिश की, तो वहां पे शामिल नहीं हुए, बाद में अड़ंगे लगाए, और फिर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिहार और बंगाल में, ठीक है। एंड देन फिर किस तरीके से उनको अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, संविधान सभा, उसमें उनको जो है बाइफरकेट किया गया, और फिर कैसे 14 अगस्त की रात्रि को जो 14 अगस्त के दिन वो जो है चले गए, और देश का बंटवारा हो गया, डोमिनियन स्टेट बनाए गए दो। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो मैं कभी दोबारा से आपको एक सेशन के अंदर, एक स्ट्रेटेजिक सेक्शन अलग से मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर दूंगा। बट मैं समझता हूँ कि ये जो चेंज हुआ है इसको आप एक रोड मैप कर देंगे अपन, और ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो इसके ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के ऊपर कुछ बेहतर अपन इसमें कर सकते हैं, जो आप देखेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी आपके पास में कुछ अच्छे मटेरियल्स वगैरह जो हैं पड़े हैं, तो आप उनके साथ भी रह सकते हैं। जैसे पवन, मेरे फ्रेंड जो भंवरिया है, उन्होंने ऑलरेडी कुछ अच्छा निकाल रखा है, तो आप उसके साथ भी बने रह सकते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं आप इसके अंदर सोशल एंड रिलीजियस रेनेसा इन 19th एंड 20th सेंचुरी, ये भी एक टॉपिक है जो आपके थोड़ा पार्शियली था पहले, जिसको मैं बोलूंगा कि आपके जैसे राजा राम मोहन राय था, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये तीन तो थे अपने। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि कंसेप्ट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमारे जो इसकी नेचर कैसी थी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण की, और ये किस तरीके से कंपेटेबल था इन कंपैरिजन ऑफ यूरोपियन रेनेसा, यानी यूरोप के रेनेसा से किस तरीके से अलग था। ये कुछ भी पूछें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कैसे हमारे जो यहाँ के जो प्रबुद्ध भारतीय थे, और जिन्हें अपने देश के प्रति प्रेम था, इनकी संस्कृति के प्रति गौरव था, तो कैसे उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं को आधार बनाकर भारत के सामाजिक धार्मिक परिवेश के अंदर स्वयं को आगे लेकर आए, और भारतीयों के टूटते हुए समाज और धार्मिक जो असंतोष हमारे भारतीयों के मन में था, एक कुंठा जो थी अंग्रेजों के विरुद्ध, एक अवसाद की स्थिति थी, उससे किस तरीके से वो स्वयं आगे आके और भारतीयों को उबार के ले आए, वो सारा यहाँ पे अपन देखेंगे। तो इसमें इन तीन के साथ साथ डेरोजियो वगैरह जुड़ जाएंगे, एनी बेसेंट जुड़ जाएंगी। इसके अलावा जो भी हमारे धर्म महामंडल वगैरह हैं प्राचीन, या फिर राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन है ना, भारत सेवक समाज है, तो इस तरीके से जो जो कुछ नए इनोवेशन हैं, यंग बंगाल आंदोलन वगैरह, ये सब थियोसॉफिकल सोसाइटी, और ये थोड़ी सी और इसमें जिम्मेवारी बढ़ गई है आपकी, थोड़ा और डिटेल में छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको इसमें देखने पड़ेंगे। किस प्रकार से आपकी प्रार्थना समाज का जो प्रार्थना समाज है महाराष्ट्र का, वेद समाज है वो साउथ का है, तो ये सब आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। डेफिनेटली थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, बट अच्छी बात है, आप भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाकी सब इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारा वही है। 20th सेंचुरी के अंदर जो है वीडी सावरकर है, बंकिम चंद्र, और ये सब आप जब पढ़ेंगे मॉडरेट्स और ये सब, तो उसके साथ साथ ही हो जाएगा। लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, ये रिवोल्यूशनरी में हो जाएगा पूरा, ठीक है। और कुछ उदारवादी हैं इनमें, और कुछ जो है क्रांतिकारी है। और तो इस तरीके से क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा रोल रहेगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, B.R. अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये तो गांधी जी तो ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें हो ही जाएगा। तो इनके बारे में ब्रीफली देख लेना है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान ये पूरा एज इट इज है, इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं है, जो पहले था वही है। तो इसके अंदर आप जो अच्छा कर रहे हैं, बोर्ड की बुक्स वगैरह जहाँ जो भी मिलती हैं वो जरूर देख लेना। मेंटल एबिलिटी जो है उसके अंदर आपके जो मैट जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, तो उसमें ये जो यहाँ तक जो है लॉजिकल वेन डायग्राम्स, यहाँ तक पहले वाले सिलेबस में एज इट इज है ना। फिर यहाँ पे गेट रिड ऑफ अबाउट 8 टॉपिक्स, यानी यहाँ लगभग 8 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो जो ड्रॉप हुए हैं। वो इस बात को आपके लिए थोड़ी सी अच्छी बात है, हो गया है। स्टैटिस्टिक्स जो है सेकेंडरी लेवल पे आपको पूछेंगे, तो वो एज इट इज है जो ऑलरेडी थी।
मैथमेटिक्स भी सेकेंडरी लेवल की है, एज इट इज है जो पहले थी। मेंसुरेशन जो है, क्षेत्रमिति वगैरह जो है वो आपकी एज इट इज है। जनरल हिंदी भी आपकी एज इट इज है, जनरल इंग्लिश भी आपकी एज इट इज है। तो जहां कुछ चेंज नहीं हुआ है वहां पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एंड करंट अफेयर्स में थोड़ा सा बदलाव है, करंट अफेयर्स चेंज हुआ है एक अलग तरीके से थोड़ा सा। और इसके अंदर जो देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर क्या तो आपका ड्रॉप हुआ है मोटे मोटे तौर पे, तो गेट रिड ऑफ सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जो जनसंख्या है वो आपकी यहाँ से आपको छुटकारा मिल गया है। यानी इंडिया और राजस्थान लेवल की जो भी आपकी सेंसस के डेटास थे, नाउ दे आर नॉट रिलायबल, इसलिए इनको हटा दिया गया। ये अच्छी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक था स्पेशल इसमें रेफरेंस में भारत और राजस्थान में, इसको हटा दिया गया। लेकिन ये थोड़ा सा कहीं और महिला अधिकारिता में कहीं और जोड़ा है, मैंने देखा है। तो वहां पे थोड़ा सा मिल जाएगा उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एक है रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस हैं, वो आपके ड्रॉप कर दिए गए हैं इसके अंदर जो पहले के सिलेबस में। रिसेंट डेवलपमेंट तो प्रोग्राम्स हैं, तो उसके अंदर फ्लैगशिप, ये कुछ नई चीजें हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं एंड न्यू इनिशिएटिव्स हैं। नए जो भी आपके नवाचार किए गए हैं वो, और आपकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो यहाँ पे हैं। स्टार्टअप इनिशिएटिव्स यहाँ पे कुछ जो नए पायलट प्रोजेक्ट के तहत कहीं भी स्टार्ट किए गए हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और ये अच्छी बातें हैं, सब ये लेटेस्ट हैं। तो वैसे भी आप जीके करंट अफेयर्स के अंदर इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही अपने आप में फ्लैगशिप स्कीम आती है, लिखने की जरूरत ही नहीं है वैसे। और न्यू इनिशिएटिव, स्टार्टअप, ये सब उसी का पार्ट है ना, तो ऑटोमेटिक है। तो वैसे केवल शब्दों का सा फेर है, बाकी पढ़ना सारा ही था। बाकी सारा एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंट यहाँ पे एक टॉपिक को थोड़ा और इन्होंने इंसर्ट किया है। तो पर्यावरणीय अवेयरनेस और इससे संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा आप देख लेंगे, और किस तरीके से भारत इनको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है, वो सारा इसमें रहेगा। एक इंटरनेशनल जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा अलग से कर दिया। पहले इट वाज लिमिटेड अप टू ओनली प्राइज एंड अवार्ड सेरेमनी, अवार्ड्स जो है उस तक था। यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और जो ये आपके जो प्राइज एंड अवार्ड्स हैं यही थे। अब इसमें इंटरनेशनल इश्यू एंड इवेंट्स कर दिए। तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से आपको जोड़ा जाएगा, जहां कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर साइंटिफिक लेवल पे कोई डेवलपमेंट हुआ है, कहीं भी टैरिफ वगैरह वाले लोचे हैं, ये सारी चीजें, तो इसमें तो सब कुछ आता है। इंटरनेशनल इशू कोई व्यापार वाणिज्य से लेके है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल पॉलिसी को लेकर है, या फिर कोई सम्मेलन है, तो इस तरीके से ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा वाइटल हो गया, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी जीएस में आपकी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए आप मंथली वॉल्यूम जो हैं उनको थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ें। और पुराने टाइम में एक प्रतियोगिता दर्पण आती थी, शायद अब भी आती होगी, मैगजीन है, थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो उसके साथ अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और भी जो आप पढ़ रहे हैं जहाँ से भी, किसी संस्थान या किसी टीचर के द्वारा, तो वहाँ भी आप कीप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस के अंदर बाकी सारी चीजें वही हैं। एक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ये दो नए टॉपिक जोड़े गए हैं इसमें। प्लस साइंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में विज्ञान, एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम TKS ऑफ इंडियन साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर कहूंगा कि आपको परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछने की ज्यादा संभावना है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनको ये हमारी वक्त की मांग भी है, एक तरीके से हम देख सकते हैं इसको। तो जो TKS है, ये अभी एक नया कॉन्सेप्ट हमारे देश में डेवलप हुआ है कि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो है वो डिफरेंट स्फीयर में, साइंस, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस, यानी हमारे विज्ञान, जो प्राचीन हमारी जो विज्ञान पद्धति थी या हमारी अचीवमेंट जो थी ज्ञान की, वो बहुत बेहतरीन रही है। तो जैसे कि हम वैदिक गणित की बात करते हैं, इसमें आयुर्वेदा, एडिशन साइंस में योगा,
हमारा जो है आयुर्वेद है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। इसके अलावा हमारे इस्पात बनाने की प्राचीन कलाएं हैं, इसके अलावा मेटलर्जी सिस्टम जिसको आप बोलेंगे, है ना। और इसके अलावा हमारा जो भी गुप्ता पीरियड से जैसे जो मेडिसिन वाला पार्ट था ना, वो आपको अभी पढ़ना है इसके अंदर, क्योंकि वो हमारा एंशिएंट डेवलपमेंट है। जैसे धन्वंतरी का है ना, वाघभट्ट का अष्टांग हृदय है, पालकार्पे का होली स्रोत है, ऐसे पालकार्पे का हस्तायुर्वेद है, और सालिहोत्र का होली स्रोत है, ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा इनोवेशन ऑफ जीरो एंड डेसिमल, तो दशमलव पद्धति का विकास, जीरो का विकास, तो आर्यभट्ट वगैरह एक बार आपको दोबारा से देखना है। आपकी प्राचीन जो एस्ट्रोलॉजी है, हॉरोस्कोप है भारत की, उसके ऊपर भी आपको एम्फसाइज करना है। तो गुप्त काल से बहुत ज्यादा पीछा नहीं छोड़ा है, लिटरेचर को थोड़ा सा आप साइड में कर देंगे, लेकिन लिटरेचर में भी जो साइंटिफिक लिटरेचर है वो आपको जरूर देखना है। जैसे खगोल शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ हैं, ज्योतिष से संबंधित जो ग्रंथ हैं, ठीक है, और मेडिसिन से संबंधित जो ग्रंथ हैं, वो आपको इसमें देखने हैं। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा देखना है। इसके अलावा जैसे प्राचीन काल की आपकी जो जैसे प्रोडक्शन की जो इंडिजीनियस सीड सिस्टम था, उसको डेवलप करने की कलाएं थी। और इसके अलावा जैसे वाटर कंजर्वेशन जो था हमारा, स्टेप वेल्स वगैरह हैं, वो सब थोड़ा सा इसमें देखना है। किस तरीके से हमारे वाटर रिजर्वोयर्स वगैरह बने, कैसे हमने वाटर कंजर्वेशन किया, उसकी ट्रेडिशनल स्टाइल्स क्या हैं, वो सब इसके अंदर आपको देखना है। तो जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो आपके पॉन्ड्स वगैरह हैं, कैसे वाटर स्टोर करते थे, एक जल संरक्षण का बहुत बेहतरीन उदाहरण था, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो वो आपको इसमें देखना है। तो कुछ कुछ चीजें ड्रॉप हुई हैं कहीं से, तो मैं समझता हूं, तो वो एक ये भी है ना, एक पुराने टाइम में कुछ और था। हाँ, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है, ओके। अब इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हालांकि थोड़े बहुत चीजों को स्पेसिफिक किया गया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत परिषद अधिनियम जो है 1935, ये यहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, एंड इसके जो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत संविधान की विशेषता, ठीक है। तो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे, बस यहाँ पे एक ये 1935 का अधिनियम है, वो आपको देखना है। इसके अलावा प्रेसिडेंट वगैरह, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा सा अलग से हाईलाइटेड है, तो ये देखना है। एक पंचायत एंड म्युनिसिपल्स जो है आपका, ये नगर पालिका वगैरह, नगर निगम और ये पंचायत, ये आपको देखना है। एक यहाँ पे जो कमीशंस हैं, उनको थोड़ा क्लासिफाइड किया गया है बढ़िया ढंग से। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सेंट्रल फॉर वुमेन, तो महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग है, वो है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये बच्चों के बाल अधिकारों के संरक्षण का आयोग है। तो इस तरीके से ये आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है इसको, है ना। एंड उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है इसके अंदर, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। एक यहाँ पे सोइल, मृदा जो मिट्टी है उसके बारे में है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, है ना, यानी प्राकृतिक वनस्पतिकरण और जैव विविधता यहाँ पे, यानी वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, ऐसे बोलेंगे। तो एक्चुअली आप एक ऐसे नेचुरल परिवेश के अंदर, ये आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छा मिलेगा। एनसीईआरटी राजस्थान जो भी अब तो कॉमन ही है, तो वहां पे एनसीईआरटी की बुक्स में है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि प्राकृतिक परिवेश में बिना मनुष्य के इंटरफेरेंस के किस तरीके से बीज वगैरह जो है वो पौधों में कन्वर्ट होते हैं, और कैसे वहाँ की जो क्लाइमेट वगैरह है और सॉइल वगैरह है उसके साथ अडेप्टेशन रखते हैं, और किस तरीके से हमें हेल्दी प्रोडक्ट्स वो है प्रोवाइड करके और
वाइल्ड लाइफ जो है उसको बायोडाइवर्सिटी वगैरह को मेंटेन करने में बहुत अच्छे होते हैं। ये आपको इसमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो बाकी सब एज इट इज है, कुछ है नहीं यहाँ पे। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके अंदर जैसे नेचर है तो पहले, हाँ, नेचर, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, एक प्रभावी शिक्षण के लिए जो है नेचर, प्रकृति, स्कोप यानी दायरा, एंड इम्प्लीकेशन का मतलब होता है निहितार्थ फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए की प्रकृति, उसका दायरा और उसके निहितार्थ क्या है वो आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इम्प्लीकेशन वाला है, स्कोप तो ऑलरेडी था, है ना। और ये नेचर का नाम ही ट्रांसफॉर्मेट किया है। पहले शायद इसका नाम देख लेता हूँ क्या था, मैंने देखा तो था, स्कोप पता नहीं कुछ ऐसा तो था इसमें, हाँ कॉन्सेप्ट था इसमें, पहले इसमें कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट की जगह नेचर आ गया है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे बाकी सब ठीक है। इसमें एक लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट दिया गया है, यानी ये लिंग्विस्टिक का मतलब भाषाई डेवलपमेंट, विकास, बाकी एज इट इज है। ये लास्ट पायदान पे आ गए हैं। सोशल कॉग्निटिव वाली एक नई चीज बिहेवियरल बिहेवियरल और कॉग्निटिव, ठीक है। सोशल कॉग्निटिव नया जोड़ा है, ठीक है। ये यही है केवल सामाजिक वाला। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इट्स एप्लीकेशन स्ट्रेटजिक, हाँ ये ठीक है। इट्स एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक जो स्वास्थ्य उसकी अवधारणा, इट्स एप्लीकेशन अनुप्रयोग, स्ट्रेटजीज का मतलब होता है रणनीति फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल वेल बीइंग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट। वरिष्ठ माध्यमिक या 12वीं क्लास का जो बच्चा है उसको उसका जो मानसिक कल्याण है, मेंटल वेल बीइंग का मतलब होता है मानसिक मनस्थिति की मजबूती या मानसिक कल्याण बोल सकते हैं आप। उसके लिए आप कौन कौन सी रणनीति अपनाएंगे और कैसे आप उसकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करेंगे, ये इसके अंदर एक नया टॉपिक है, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ सोशियो इमोशनल लर्निंग भी एक नया टॉपिक यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए। एजुकेशनल मैनेजमेंट में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से बच्चा जो होता है मतलब एक एजुकेशन जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कि यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में स्कूल, शिक्षक और शिक्षार्थी मिलके मानव का एक बेहतर मानव संसाधन बनाते हैं जो भविष्य में समाज को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाता है। तो इसके अंदर किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं वो सारे नवाचार इसके अंदर रहेंगे। और इसमें शिक्षक संघ वगैरह हैं और जो भी पीटीएम्स वगैरह जो हैं वो सब इसका पार्ट रहेगा, जो आपको बेहतर ढंग से एक एफिशिएंट संगठन के रूप में संस्थान का डेवलपमेंट हो और यहाँ पे एक नेतृत्व कौशल जो है वो विकसित हो, ठीक है। एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान जो है इसके अंदर ये सब कुछ होने के बाद में बहुत इम्पोर्टेंट जैसे एक नैप यहाँ पे जोड़ दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बार बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट अभी जैसे 5 साल हो गए हैं 20 को, तो 2025 में किस तरीके से हम एक एमर्जिंग इंडिया बनाएं, इसको लेकर नैप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर वीडियो इसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से दिया जाए और या किसी और संसाधनों के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाए। बट नैप एक हमें जानना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जो दौर है बच्चे का वो इसी का है। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्पेशली करना है और बच्चे को रोजगार देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अंदर कौशल विकास उसका करना है।
स्किल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ऐसे पाठ्यक्रम डिजाइन किए जाएं, एनहेंसमेंट कोर्स इस तरीके से, जैसे यूनिवर्सिटीज ने सबने लागू कर दिया है इसे, और इसमें अभी सेमेस्टर जो सिस्टम है वो कॉलेजेस के अंदर लागू हो गया है। और उसके अंदर पहले हम केवल 3 ऑप्शनल और कुछ पढ़ते थे, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज वगैरह है और हिंदी इंग्लिश वगैरह। अब यहाँ पे 3 कोर सब्जेक्ट के साथ एक माइनर सब्जेक्ट कर दिया गया और 4 वैल्यू एडेड वगैरह एसी, इस तरीके से एनहेंसमेंट प्रोग्राम जो है वो इसमें लाए गए, ताकि बच्चे को होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट हो। साथ में इसमें अभी ये भी एक डेवलपमेंट होना है कि बच्चा चाहे तो अपना फैकल्टी चेंज भी कर सकता है। तो इसके ऊपर तो हम एक डिटेल वीडियो है अलग से बनाएंगे। मैं समझता हूं कि आपकी शंकाओं का समाधान किसी न किसी स्तर पे करने में मैं कामयाब रहा हूं, और ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। स्टडी मटेरियल के कंसर्न में मैं आपसे केवल इतनी बात कहूंगा कि आप एक राजस्थान बोर्ड की अंदर चलने वाली जो भी बुक्स हैं उनके साथ जरूर बने रहेंगे, क्योंकि अपडेटेड वो प्रोबेबली हैं। अगर नहीं है तो उनके अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर आपको ये सूचनाएं किसी माध्यम से जुटानी चाहिए, क्योंकि जो नए डेवलपमेंट सिलेबस में हुए हैं वो सब बहुत लेटेस्ट हैं, और उनका सबका स्टडी मटेरियल सोशल मीडिया के थ्रू भी आप बहुत बेहतरी से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस सेशन में आपने निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कुछ हासिल किया होगा, और उसके साथ आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं हिस्ट्री के, उनके लिए अलग से मैं एक हाउ टू हंट ग्रेड फर्स्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव हमेशा रहता है और इस कारण से ऐसा नहीं हो पाता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कर पाऊं बढ़िया ढंग से डिलीवर। ऑफलाइन क्लासेस की वजह से मैं थोड़ा पजल्ड रहता हूं, और इसलिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत कम आ पाता हूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ भी थोड़ा अच्छा काम करूं। और इस तरीके से आपको ये सारा एक मोटा मोटा एक आपका एक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ होगा। इससे ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। अच्छी चीजों के साथ सदैव जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और सदैव बेहतरी की उम्मीद के साथ अपना बेहतर करते रहें। और बाकी मोटिवेशन वगैरह है वो किसी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।